students, now we will study about the determination of equilibrium output। जी हाँ बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट का। जी हाँ, इसके लिए हमें दो अप्रोच को स्टडी करना पड़ेगा। पहली अप्रोच है हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। दूसरी अप्रोच है हमारी इसी के अल्टरनेटिव रूप में एसआई अप्रोच अर्थात सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो इसी के अल्टरनेटिव अप्रोच में हमें मिली है। जी हाँ, क्या है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच? फर्स्ट हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें जानना होगा एग्रीगेट डिमांड क्या है। आप जानते हैं कि इट रेफर्स टू द होलसम डिमांड ऑफ ए नेशन। जी हाँ, ये एक नेशन की संपूर्ण डिमांड है, एक नेशन की समग्र डिमांड है। जी हाँ, कुल डिमांड को ही हम लोग, एक नेशन की कुल डिमांड को ही एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के रूप में शो होती है। इट रेफर्स टू द सम टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है वो सारा एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज पर किया जाता है बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए नेशन, एक नेशन के रेजिडेंट्स के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखांकित वर्ष में जो किया जाता है डिमांड सभी व्यक्तियों के द्वारा एक देश के, वो जो है एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड की स्टडी केंद्रीय थ्योरी में हम टू सेक्टर इकोनॉमी लेके करते हैं अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी में करते हैं। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होते हैं C प्लस आई। जी हाँ, एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वो C प्लस आई है। इसीलिए पहले हम C की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की स्टडी हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। अभी हम करते हैं C का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ प्राइवेट पीपल। कंजप्शन, आप जानते हैं कंजप्शन क्या है? कंजप्शन वो है जो एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो प्रोसेस है, जिसके लिए वो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ गुड्स और सर्विसेज का जो उपयोग करता है, वो कंजप्शन कहलाता है। एक इकोनॉमी में कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी जीरो। एक इकोनॉमी का कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। और कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है, कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड डिस्पोजेबल इनकम। जी हाँ, एक इकोनॉमी के जो पीपल हैं उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है। जितनी इनकम ज़्यादा होती है मेरे बच्चों, कंजप्शन उतना ही ज़्यादा होता है। एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का स्तर जब कम हो जाता है, कंजप्शन भी कम हो जाता है। अब मैं, क्योंकि ये अप्रोच है, अप्रोच 6 मार्क्स की कम से कम आ जाती है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कंजप्शन का ग्राफ बनता कैसे है। जीरो, OX, OY एक्सिस। OX पे हम लोग हमेशा इनकम या जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम वो लेंगे जो चीज़ हमें शो करनी है, यहाँ हम लेने वाले हैं कंजप्शन, क्योंकि हम कंजप्शन के ग्राफ को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। C, आपको पता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। एटलीस्ट मिनिमम कंजप्शन होता है, जो मैं लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में, या मिनिमम कंजप्शन के बारे में। जब इनकम जीरो होती है तो इसको हमने मान लिया कि 30 करोड़ रुपए का जो है वो मिनिमम कंजप्शन एक इकोनॉमी में होता ही होता है, चाहे वो उसके पास सेविंग से करना पड़े। जी हाँ, ये कंजप्शन यहाँ से शुरू होता है। जो जो इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन और बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है, इनकम को OX में दिखेगा, और कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कंजप्शन जो है, ये कंजप्शन का मेरे पास ग्राफ आ गया बच्चों। अब दूसरी बात होते हैं, कंजप्शन के बाद हमें स्टडी करना स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्राइवेट पीपल जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में, वो। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू केन्स ने क्या माना है? केन्स ने माना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ADAS अप्रोच। जो वो ADAS अप्रोच की स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि जीरो है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर साल जो है वो एक कांस्टेंट रेट से जो है, हाँ, वो इंक्रीज होती रहती है, कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज होती है, अर्थात इसके अंदर वेरिएशन वो नहीं लाना चाहता था। इट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे शो करते हैं ग्राफिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट को? ये रहा मेरा OX एक्सिस और ये रहा Y। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इनकम या GDP लेते हैं, और यहाँ हम लेते हैं आई। सपोज कीजिए मैंने एक बार ले दिया 10 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, इनकम का लेवल जितना भी हो 10% ही रहेगा। ये इनकम के सभी लेवल पर, इनकम का चाहे वो 10 करोड़ का लेवल है, 20 करोड़ का लेवल है, 30 करोड़ का लेवल है, चाहे 40 करोड़ का लेवल है, ये जो कांस्टेंट है, आई रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही बना रहना है। बच्चों, ये अवधारणा केन्स ने ली है कि इसको कांस्टेंट रखना है, इसलिए हमने इसको ग्राफिकली भी कांस्टेंट ही बना। आप एडी के बारे में जान चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में जान चुके हैं। इसके दो कंपोनेंट हमने लेने थे यहाँ पर, C प्लस आई।
सी की स्टडी हमने कर ली है। सी का मतलब है प्राइवेट पीपल का कंजप्शन जो इनकम पे डिपेंड करता है, और किसी भी इकोनॉमी में ये कभी जीरो नहीं होता। इसीलिए सी का ग्राफ जो आया था वो कुछ इस तरह से आया था मेरे सामने, आपके सामने बच्चों। अब आई के ग्राफ को भी स्टडी करा था इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली थी इंजन ने, आई का ग्राफ कुछ इस तरह से आया था आई। ठीक है बच्चों, और इसके बाद सी और आई को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ आ जाता है, जिसकी मुझे आगे जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा सी, यहां पे भी इनकम और आउटपुट लीजिए ओएक्स एक्सिस पर, या फिर आउटपुट यहां जीडीपी भी कह सकते हैं। ओएक्स एक्सिस ये ओवाई एक्सिस है। हमने सी का ग्राफ उठाया जो कि ऊपर की तरफ अपवर्ड था, इनकम बढ़ती जाएगी, सी बढ़ता जाएगा। देखिए ना, इनकम बढ़ रही है तो इनकम इस तरफ बढ़ती है, 10 20 30 कितने भी लगा लीजिए। इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है। आई को हमने कांस्टेंट लिया था, किसी भी लेवल पे आई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आई को हमने छेड़ना नहीं, केंज ने कांस्टेंट लिया है, हम भी ऑटोनोमस की तरह ही से लेंगे। अब सी और आई को जोड़ दे तो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। सी की हॉरिजॉन्टली, सी की अगर पैरेलल आई की डिफरेंस को मैं ले लूं, जितना आई का डिफरेंस है मेरे बच्चों, सी के ऊपर आई का डिफरेंस बना ले तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड का जो है वो ग्राफ जो है वो आ जाता है सी और आई ऐड करने से। सी तो एज इट इज है, जितना सी मेरे पास था 30 था और 10 ये है, तो इसको मैंने सेम एज इट इज ले लिया। जितना ये गैप है मेरे पास उतना गैप आप ऊपर ले लीजिए, इसके पैरेलल ले लीजिए। इसमें सी प्लस आई एडी का ग्राफ हमारे पास आ गया बच्चों। इसके बाद हमें स्टडी करनी है एग्रीगेट सप्लाई। पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। क्या है बेटा एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई किसी एक देश का प्लान आउटपुट होता है जो सभी प्रोड्यूसर के द्वारा एक साल में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसका सम्मिश्रण है। जी हाँ, एक देश के सारे प्रोड्यूसर मिलकर, सारी फर्म्स मिलकर एक देश में जितना प्लान आउटपुट बनाती हैं, एक साल में प्रोड्यूस करती हैं, उसी को हम टोटली जो है एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये उतनी ही होती है क्योंकि किसी देश में सप्लाई जो होती है उस देश का टोटल आउटपुट के बराबर होती है। जब उस देश के टोटल आउटपुट को हम बेचते हैं तो क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट के बराबर है और यही जनरेट करती है इनकम। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर भी अर्थात इनकम के बराबर भी होती है। ये जो लाइन प्रोड्यूस करती है बेटा वो लाइन 45 डिग्री की लाइन होती है जो अपने ओरिजिनल प्लेस से 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करती हुई अपवर्ड स्लोप में आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसको एग्जांपल से समझाया जा सकता है बेटा। मैंने यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम या आउटपुट लिया है। जी हाँ, आउटपुट इसलिए क्योंकि आउटपुट को और इनकम को ये सिनोनिम्स मान के चलता है केंज। जी हाँ, इसके ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम, आउटपुट और जीडीपी जी, और इसके ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया है एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या समझाना चाहता हूँ, अगर एक देश में 10 जो है 10 गुड्स का आउटपुट है, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, आउटपुट के बराबर है। अगर 10 करोड़ रुपए का उसमें आउटपुट बना है तो उसको बेचने के बाद 10 करोड़ की इनकम जनरेट होती है। इस तरह अगर 20 करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ है उसको बेचने के बाद 20 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होती है। अगर 30 करोड़ रुपए की एग्रीगेट सप्लाई है तो उसको बेचने के बाद 30 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं। इस तरह आप जानते हैं क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट के बराबर है या फिर हम कह सकते हैं टोटल इनकम के बराबर है, इसीलिए ये 10 से 10 को, 20 से 20 को, 30 को 30 से काटती रही। ये एक जो लाइन जनरेट होगी अपने ओरिजिनल प्लेस से, जब कोई भी आउटपुट नहीं होगा, सुनिए, जब कोई भी आउटपुट नहीं होगा तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, अर्थात जीरो के ओरिजिन से ये प्लेस होती है और 45 डिग्री पर ये आगे की तरफ स्ट्रेटवर्ड बढ़ती चली जाती है। ये है बेटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसके बाद हम करने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिटरमिनेशन कैसे होता है बेटा? इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं स्ट्रक होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट वहीं आएगा, इक्विलिब्रियम वहीं आएगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। अर्थात जितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा देश में उन सारी वस्तुओं को वहां के रेजिडेंट्स खरीदने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि प्लान टू प्रोड्यूस्ड और प्लान टू डिमांड बराबर हो जाएंगे, वहां पर एग्रीगेट डिमांड का आ जाएगा। ग्राफिकली कैसे शो होता है देखिए बच्चों, ग्राफिकली बड़े ध्यान से देखना है। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ लेंगे इनकम, आउटपुट, जीडीपी, और यहां पर आप लेने वाले हैं बेटा एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लेने वाले हैं बेटा। यहां सिर्फ आप कैसे लेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई? आप जानते हैं कि आपके पास एग्रीगेट सप्लाई का जो ग्राफ था वो आपका 45 डिग्री पर सीधा मूव करती हुई लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी 45 डिग्री की तरफ। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइन स्ट्रेट जाती है। और एडी जो थी वो सी कुछ ऐसे था, आई कुछ ऐसे था, इन्हें मैं मिटो रहा हूं क्योंकि सी और आई का कॉम्बिनेशन एडी शो करना है मुझे। एडी यहां पर कुछ इस तरह से जाती हुई एक लाइन था। एडी ने एएस को जहां काटा है, जहां इंटरसेक्ट किया है,
वहां पर हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट प्राप्त होता है। इसे नीचे मिला दीजिए। इतनी इनकम पर हमारा इक्विलिब्रियम है, इसे हम ई पॉइंट कहते हैं, अर्थात इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं। यहां तक जो हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है हमें वहां प्राप्त होगा। जी हाँ, इस लेवल को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम है। इससे पहले इक्विलिब्रियम नहीं है, इसके बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं है। जी हाँ, कैसे? यहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, यहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। इस पॉइंट पर हमारी एडीएएस बराबर है। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट यही है, यही शो करना था कि एक जो इकोनॉमी है उसमें एडीएएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एडीएएस के बराबर होती है, अर्थात प्लांट टू प्रोड्यूस्ड प्लांट टू डिमांड के इक्वल होता है, विश टू डिमांड के इक्वल।